हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में निफ्टी के ऊपर, गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर, इंडियन रुपीस के ऊपर और बेसिकली क्या चल रहा है अभी, और इन सब पे डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में अगर हम देखें तो लास्ट टाइम हमने जब बात की थी तो ये ऑलमोस्ट 23,700 के आसपास, 23,800 टच करा था। ठीक है, तो उस टाइम पे शॉर्ट टर्म में लग रहा था कि मतलब हो सकता है 24,000 एक रेजिस्टेंस है, तो 24,000 के आसपास, मतलब 24,400 के आसपास एक बार वो हिट करे। बट ऐसा हुआ नहीं। और ये पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 23,800 से 22,500, यानी कि 1,300 पॉइंट फॉल कर चुका है। ठीक है, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में जो तो 2 ट्रेडिंग सेशन थे वो तो गैप डाउन ही ओपन हुए थे। आज की बात करें तो आज भी ऑलमोस्ट 2.5% नेगेटिव है निफ्टी, और जो क्लोजिंग हुई है वो भी ऑलमोस्ट डे लो के आसपास ही हुई है, 22,512 के आसपास। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जब बात की थी कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, तो हमने एक रेंज डिसाइड किया था कि ये जो रेंज है, और ये मैं बहुत टाइम पहले से बताते आ रहा हूँ कि ये जो रेंज होने वाला है वो 22,500 से 23,000 का रहने वाला है। पहले जो क्रूशल लेवल थे वो था 23,500 से 23,000 तक का। बेसिकली ये जो लाइन, मतलब ये जो सिनेरियोज थे, ये रेंज था बेसिकली 22,800 से लेके 22,000 तक का। तो अभी देखिए तो निफ्टी ऑलमोस्ट 22,500 आ चुकी है। और अगर हम निफ्टी का वीकली में आरएसआई देखें तो 26 के आसपास चल रहा है। तो बहुत टाइम पहले हमने बात की थी, ये वीडियो है ऑलमोस्ट 15 मार्च के आसपास। उसके पहले भी हमने बात की थी कि आने वाले टाइम में ये जो रेंज है ये काफ़ी क्रूशल होने वाला है। और जैसे जैसे आप पुराने वीडियोस देखोगे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि मैंने किस सेंस में बोला था। ठीक है, ये उस टाइम की बात है जब निफ्टी 24,400 के आसपास था, और तब मैंने बोला था कि 24,400 का एक अच्छा सपोर्ट है, वहाँ से एक पुल बैक भी आया था 24,800। बट उसके बाद से देखें तो लगातार फॉल होते गया, और उसके बाद से अभी सिचुएशन ये है कि निफ्टी जो है 22,500 के आसपास आ चुकी है। तो अगर हम थोड़ा सा और वाइडर पिक्चर देखें मंथली कैंडल पे, तो ये इस मंथ की जो क्लोजिंग है वो बहुत ही खतरनाक हुई है। मतलब अभी 22,500 के आसपास है अभी भी। ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये वीक और नेक्स्ट वीक बचा हुआ है। ठीक है, तो लगता है कि जो पुराना लेवल था 2025 का, वहाँ तक एक बार फिर से टेस्ट होगा। अगर हम मंथली कैंडल में देखते हैं तो हमें डबल टॉप दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या मतलब मार्केट 20,000 या फिर 19,000 के लेवल तक आ सकती है? चांसेस इज प्रिटी, जो मतलब पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। चांसेस हैं कि आ भी सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम रैली देखें तो रैली एग्जैक्ट यहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और मैंने इसके पहले बहुत सारे वीडियोस में ये सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 4 महीने का कैंडल था जो एकदम साइडवेज था। फिर फिफ्थ मंथ, 5वें महीने का जो कैंडल है वो, वहाँ से रैली स्टार्ट हुई। ये ऑलमोस्ट 26,000 तक गया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया ऑलमोस्ट 21,800 21,900 के आसपास, और फिर यहाँ से फिर से रैली स्टार्ट हुई। अभी फिर से देखें तो ऑलमोस्ट पिछले 4 महीने में जो 26,380 के आसपास टच किया था, वहाँ से ऑलमोस्ट 22,500 आ चुकी है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 400 पॉइंट, सॉरी 4,380 से 4,000 पॉइंट का फॉल देखने को मिल चुका है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि ये लेवल जैसे ही ब्रेक करे, ठीक है, तो हमें 20,000 और 19,000 का लेवल देखने को मिल जाए। चांसेस हैं, मतलब क्योंकि ये जो लेवल है एक बार रिटेस्ट हो चुका है, तो अगर दोबारा ये रिटेस्ट होने आता है तो चांसेस हैं कि मतलब थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पे दिखेगी। हो सकता है कि थोड़ा सा एक हमें शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी एक
क्या कहते हैं उसको, रिवर्सल भी देखने को मिले, ठीक है। तो अगर रिवर्सल देखने को मिलेगा तो हमें हार्डली 23,000 23,500 तक, 23,800 तक देखने को मिले। बट उसके बाद से अगर मार्केट सपोर्ट करता है तब तो फिर ये ठीक है। बट अगर मार्केट ऐसे ही चलता रहा, जो ईरान इसराइल का वॉर है, अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा, तो ये जो फॉल है फर्दर फॉल होगी, और आने वाले टाइम में 20,000 और 19,000 तक के भी चांसेस दिख रहे हैं। ये तो रही बात टेक्निकल की। बट इतनी ज़्यादा पैनिक सेलिंग क्यों हो रही है, ठीक है। तो इसके पीछे 3-4 रीज़न्स हैं। पहले तो सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है उसकी वजह से जो ट्रेड है, ट्रेड मतलब जो ऑयल का एक्सपोर्ट था, ऑयल कंजम्पशन था, वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। जैसे बहुत सारे मतलब बहुत टाइम पहले अगर आपने देखा हो तो इंडिया टुडे का एक आर्टिकल था कि 70,000 प्लस होटल्स जो थे वो बंद हो गए हैं। तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हुई, जैसे इंडिया का जो टैंकर था वो अभी पास होने लगा है। बट अभी एक और न्यूज़ आई है कि मतलब जो पर टैंकर है उससे ऑलमोस्ट $1 मिलियन का टोकन मनी लिया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से तो अगर ये सच होता है तो फिर से जो क्रूड ऑयल हमें 65-70 डॉलर पे मिल रहा था, अभी मतलब 119 पर बैरल तक गया था। तो उस सिचुएशन में जो प्राइस है वो और महंगी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑयल क्रूड के प्राइस जैसे ही महंगे होंगे वैसे ही हमें यहाँ पे महंगाई और देखने को मिलेगी। उसके बाद से जो सेकंड रीज़न है वो है कि जो एफआईआई का सेलिंग है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये 2-3 मेन रीज़न है कि मार्केट गिरते जा रहा है। बात करते हैं गोल्ड की। तो अगर हम देखें गोल्ड, तो गोल्ड के प्राइसेस 1979 के आसपास ऑलमोस्ट शूट अप हुए थे, सेम ऐसे ही जैसे इस साल देखने को मिले थे। ऑलमोस्ट 250 से एकदम से ये ऑलमोस्ट 900 मान लेते हैं राउंड फिगर, 900 तक पहुंच गया था, ठीक है। 800 कहाँ तक है, 875 तक, ठीक है। 875 तक गया था। बट इसमें जो टेक्निकल्स है ना उस पर आप फोकस करना। अगर आप देखोगे तो $200 के आसपास टाइम स्पेंड किया है। यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट आया फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है, मतलब ऑलमोस्ट जो देखें तो यहाँ से 4-5 महीने की रैली थी, फिर एक रेड कैंडल, फिर 3 महीने की रैली, और इस 3 महीने की रैली में ऑलमोस्ट डबल हुआ है, ठीक है। ये 1970s की मैं बात बता रहा हूँ, ये बस टेक्निकल है, ठीक है। उसके बाद से तुम रेड कैंडल्स देखना। फर्स्ट रेड कैंडल छोटा है, उसके बाद से जो सेकेंड मंथ का रेड कैंडल बना है वो कहाँ पे आ गया है, ऑलमोस्ट 450 के आसपास, ठीक है। 875 और 4 यहाँ तक, मतलब ठीक है। फिर अभी का सिनेरियो हम देखते हैं। तो अभी अगर हम एक सेकेंड, तो अभी अगर हम गोल्ड के प्राइस देखें 2025 से लेके, तो एक रेड कैंडल यहाँ पे बना है, ठीक है। वो भी ऑलमोस्ट 5-6 महीने की जो रेड कैंडल्स थे उनके बाद से बना है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम थोड़ा सा देखें कि यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट आया, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ मंथ, मतलब 6 महीने तक ये चला, और ऑलमोस्ट 1979 के आसपास ये रेड कैंडल बना था। बट यहाँ पे हैमर बना है, ठीक है। उसके बाद से जो नेक्स्ट कैंडल बना है, रेड कैंडल बना है, और ऑलमोस्ट जो पिछले 3 महीने का कैंडल था उसके नीचे आया। और अभी अगर आज की सिनेरियो में बात करें तो $4,400 के आसपास चल रहा है, जो कि जो प्रीवियस 2 मंथ्स का लो था उसी के आसपास चल रहा है। उसके बाद से अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई अभी 68 पे आ चुका है, और बैक इन 1978-79 जब ये फॉल करना स्टार्ट हुआ था तब भी ऑलमोस्ट 70-80 के आसपास आ गया था। देखो रेड कैंडल जैसे ही बना था मतलब 65-70 के आसपास आ चुका है। तो गोल्ड में अभी चांसेस हैं कि एक बार ये फिर से रिवर्सल लेगा थोड़ा सा,
और उसके बाद से हो सकता है कि इसमें हमें एक बार फिर से निकलने का मौका मिले, ठीक है। और या फिर ये भी हो सकता है कि ये फर्दर फॉलो 4000 पॉइंट तक आए। तो क्योंकि अगर वीकली कैंडल देखें तो वीकली कैंडल ठीक ठाक है, मतलब इस वीक की कैंडल का अगर लो देखें तो 41, ऑलमोस्ट $4000 के आसपास आ चुका था, ठीक है। तो एक बार फिर से मुझे मतलब लग रहा है कि ये, देखो मेन क्या है ना कि इसके पहले भी एक बार ऐसे कैंडल बना था, बट वो पॉजिटिव क्लोज हुआ था। इस बार क्या है कि ये नेगेटिव क्लोज हो रहा है। अभी ऑल्दो काफ़ी टाइम है इस वीक की क्लोजिंग में, बट फिर भी एक थोड़ा सा सिचुएशन है कि मतलब 4000 के आसपास थोड़ा सा एक सपोर्ट ले, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली देखें तो 4000 के आसपास गया था, फिर वहाँ से ऊपर आ गया था। इसके पहले हमने बात की थी कि 4500 के आसपास एक सपोर्ट हो सकता है। अभी 4500 के नीचे, अभी 4000 का देखते हैं। अगर 4000 का लेवल ब्रेक होता है फिर आने वाले टाइम में यही लेवल बचता है 3500, 3500 का, मतलब 3500। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे है। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि $50 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है। और अभी रिसेंटली लो की बात करें तो ये इसका जो लो लगा है, ये जो लो लगा है वो $60 के आसपास लगा है, ठीक है। तो अगर ये फर्दर फॉल देखने को मिलता है तो ये $50 के आसपास फिर से आ जाएगा, क्योंकि $50 के आसपास ऑल्दो सपोर्ट तो नहीं है, बट चांसेस हैं कि एक बार हमें 50 के आसपास देखने को मिले। क्योंकि इसके पहले मतलब बार बार ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि सपोर्ट की तरह काम करे थोड़ा सा। तो अगर फर्दर फॉल होता है $50 के आसपास तो फ्रेश बाइंग के लिए आप सोच सकते हो, अदरवाइज इग्नोर ही करना। तो अगर गोल्ड और सिल्वर के गिरने के पीछे का रीज़न देखें तो देखो मेन क्या है कि एकदम से शूट अप हुआ था। बहुत सारे जो बड़े बैंकिंग हाउसेस हैं, जैसे जेपी मॉर्गन हो गया, गोल्डमैन सैसे हो गया, तो इन सब के कांड भी बाहर आए थे। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली। उसके अलावा एक और रीज़न है कि जो गोल्ड, आई मीन यूएस डॉलर है, वो थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, ठीक है, कंपेयर टू मतलब पिछले काफ़ी टाइम से जो लोअर लो कर रहा था। उसके बाद से जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो शूट अप हो रहे हैं, हर चाहे भी किसी भी कंट्री का 10 साल का ले लो या 30 साल का ले लो। उसके बाद से अगर हम देखें तो एक रिस्क है, ग्लोबल रिस्क लिक्विडिटी का, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि एच बैंक 800 के आसपास दिख रहा है, बट अभी देखें तो 744 के आसपास आ चुका है, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे कांड हुए। पहले तो उसके सीईओ ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद से अगर हम देखें टेक्निकल पे, तो टेक्निकल पे भी एक पहले ट्रेंड लाइन में चल रहा था, फिर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, मतलब लास्ट के लास्ट वीक, ठीक है, जब 850 के नीचे ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद से ये सीधा 744 पे आ चुका है। अभी अगर हम लेवल देखें तो 700 का आ रहा है, ये 700 के आसपास एक है, फिर आता है आपका 650 के आसपास। और अगर फर्दर फॉल होता है, ऑल दो 650 तो नहीं जाना चाहिए, बट 600 के आसपास भी एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, जो कि मतलब ऑलमोस्ट जो कोविड के टाइम पे 370 गया था वो तो नहीं आएगा, बट एक बार चांसेस हैं कि मतलब ये 650 टू 700 के आसपास दिख जाए, ठीक है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। इसके पीछे जो मेन रीज़न है इसका गिरने का, वो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो इसके सीईओ थे अतानु चक्रवर्ती, उन्होंने जैसे ही रिज़ाइन किया, उसके मतलब 18 मार्च को उन्होंने रिज़ाइन किया था, उसके नेक्स्ट डे ये ऑलमोस्ट 8% डाउन था, ठीक है। उसके बाद से जो इसमें सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। अतानु का जो मतलब एक टेन्योर रहा है ना, जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर हुआ था उन्हीं के टर्म में हुआ था। तो मतलब काफ़ी पॉजिटिव ले रहे थे लोग कि मतलब उसके टाइम, उनके टाइम पे काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हुई थी।
बट जैसे ही वो गए फिर, तो ये शॉर्ट टर्म में है। मतलब कि हर कंपनी में ऐसा होता है कि अगर कोई अच्छा सीईओ है, वो जैसे ही आता है तो उस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो तो चेंज नहीं होता है, बट टेक्निकल में शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वॉलीटिलिटी देखने को मिलती है, थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलता है। आने वाले 6 महीने, साल भर में या फिर 2 साल में ये फिर से अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएगा या फिर उसको ब्रेक कर देगा। तो ये तो होते रहता है। एक कंपनी है वीवीएल, ठीक है। तो आई एम श्योर आपने सबने सुना होगा। इंडिया में ये एक्चुअली मैं पिछले 1.5 2 साल से इसमें देख रहा हूँ। मतलब ऑल्दो मैंने बहुत सारे इस पे वीडियोस वगैरह भी बनाए थे। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड के ऊपर मैं इसमें थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे एक क्लाइंट ने मतलब अच्छी खासी पोजीशन बना रखी है इसमें। ऑलमोस्ट 15-16 हज़ार शेयर्स उसके पास पड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब बंदा अनएजुकेटेड है, मतलब हाईली क्वालिफाइड है। इवन वो वीवीएल में अच्छे पोजीशन पे वर्किंग है, ठीक है। तो वीवीएल बाई करने से पहले उससे मेरी मतलब दूसरे टॉपिक पे बात होती थी। मुझे पता था कि वीवीएल में वो जॉब कर रहा है, काम कर रहा है। उसने ऑलमोस्ट अपने पोर्टफोलियो का 70% के आसपास पैसा वीवीएल में डाल रखा है, और वो भी 600 के एबव ही डाल रखा है, ठीक है। जब रैली स्टार्ट हुई थी ना, ऑलमोस्ट 320-400 के आसपास है, ठीक है। तो तब बंदे ने मतलब ऑलमोस्ट मार्च या अप्रैल के आसपास उसने ऐड करना स्टार्ट किया था। मार्च अप्रैल के बाद से ऐड करते 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 उसकी जो एवरेज हुई वो 600 प्लस में हुई, ठीक है। उसके बाद से जैसे ही मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, सितंबर अक्टूबर के बाद से, ये बंदा बुरे तरीके से फंस गया। फिर एक दिन ऐसे ही बात हुई, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि बहुत से लोगों से बहुत बार बात नहीं होती है, ठीक है। फिर उसने बताना स्टार्ट किया कि मैंने ये इतनी क्वांटिटी बाई की है, इसमें और ऐड करने की सोच रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने उसको बताया कि देखो सर, ये तो ठीक है बट रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि आप अपने पोर्टफोलियो का मतलब एटलीस्ट डाइवर्सिफिकेशन के बारे में तो सोचो कि अगर ये डू मतलब डाउन हो गया, ये हो गया, वो मैंने काफ़ी डिटेल में समझा। उसने कहा अरे कुछ नहीं होगा, इसके बहुत सारे प्लांट साउथ अफ्रीका में लग रहे हैं, यहाँ लग रहे हैं, वहाँ लग रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी पता था कि लग रहे हैं, ये हर किसी को पता था, क्योंकि जो उसका एनुअल जनरल मीटिंग का जो आता है वो भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है। इसी के लिए पढ़ा था, क्योंकि वो जब भी फ़ोन करता था ना, तो इसी के बारे में बात करता था। मेरे मतलब कुछ ऐसे 1-2 क्लाइंट थे जिनके पास, जैसे एक और क्लाइंट था उसके पास उस लोन के ऑलमोस्ट 60-70 हज़ार क्वांटिटी पड़ी हुई थी। तो वो जब उससे जब बात होती थी तो उसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में बात करता था। तो एजीएम की मीटिंग वगैरह इसके चक्कर में मैंने पढ़ी। कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है। बट अभी देखो तो अभी ये ऐसे ज़ोन में मतलब चली गई है कि जहाँ पे मतलब 6 महीने 1 साल तक इसमें कोई रिटर्न नहीं बनेगा। और हो सकता है कि ये टाइम जो 6 महीने और साल भर में कह रहा हूँ, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक चला जाए, ठीक है। इसके पीछे रीज़न जो है वो काफ़ी यूनिक है, क्योंकि कैंपा का नाम सुना होगा, रिलायंस का है। तो कैंपा जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ ना मार्केट में, ये भी रीज़न था कि इसका गिरना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद से अगर हम देखें, मेन रीज़न, देखो मेन रीज़न ये सारी चीज़ें बताने का ये है ना कि अगर तुम्हारे पास कैपिटल अच्छा खासा है, किसी एक कंपनी में, किसी एक सेक्टर में, मतलब 15%, 20%, मैक्स टू मैक्स 25 तक लेके जाना, उससे ज़्यादा मत लेके जाना। क्योंकि किसी भी कंपनी का कोई भरोसा नहीं होता। मतलब कल कौन सी कंपनी में कौन सा कांड निकल के आ जाए, किसी को नहीं पता है, ठीक है। और ये अनसर्टेन रहता है। ये मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि रिलायंस अच्छा चल रहा है, रिलायंस अच्छा चल रहा है, रिलायंस में तुमने अपना पूरा कैपिटल डाल दिया। अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन, उसके अगले दिन कम रिलायंस में कोई कांड हो गया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, विसल ब्लोअर आ गया या फेक ऐसे ही न्यूज़ फैला दिया गया। उसके बाद से उसका जो बुरा हाल होगा ना, वो कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और ट्राई करो कि
एक ही स्टॉक एक ही सेक्टर में सारा पैसा ना लगाना। ऑलमोस्ट हाई से देखें तो 45% टूटा हुआ है। अभी सूर्य लोन देखो 40 पे आ गया है, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा का करेक्शन हो चुका है इसमें। 84 85 के आसपास गया था। तो जिस बंदे के पास ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास क्वांटिटी थी और उसका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 15 18 के आसपास था, तो उसको मैंने बोला था कि मतलब एटलीस्ट कुछ क्वांटिटी निकाल लेना, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई जब गया था ना मतलब 80 के आसपास, वहाँ से करेक्शन हुआ था, प्रॉफिट बुकिंग आई थी, फिर रैली स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 75 के आसपास आई थी। तब मैंने बोला था कि सर कुछ तो बुक कर लेना, कह रहा है नहीं लॉन्ग टर्म के लिए, ऑल्दो प्रॉफिट में है बट 50% उसका जो प्रॉफिट था वो वाइप आउट हो चुका है। तो ऐसे ही है, आपको कुछ नहीं पता है कि अगले टाइम में क्या होगा। या तो मतलब ऐसा करो कि उसको ज़िंदगी में कभी बेचने का मत सोचो। ठीक है, दो तरीके से प्रॉफिट बनते हैं, मतलब पैसे बनते हैं। या तो तुमने जब छोटे शेयर्स थे उसमें पूरा मतलब अंधाधुंध पैसा डाल दिया और तुम भूल गए, उसको ट्रैक नहीं कर रहे हो। ठीक है, तब 8 साल 10 साल बाद हो सकता है कि मतलब वो 4,000 5,000 मतलब तुम्हारा अगर 10 लाख डाला है तो 2 4 करोड़ 10 करोड़ तक पहुंचा दे। ठीक है, दूसरा होता है कि तुम जैसे ऊपर जाए प्रॉफिट बुक करो, जैसे नीचे आए बाई करो, स्विंग ट्रेड जैसे करते हैं। तो वैसे ही है। अभी रिसेंटली मैं एक चौकसी करके हैं, तो उनका पॉडकास्ट इंटरव्यू देख रहा था। राकेश झुनझुनवाला के मतलब काफ़ी क्लोज थे वो। तो राकेश झुनझुनवाला जी क्या करते थे कि मतलब उस किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर वो ट्रेडिंग करते रहते थे। टाइटन में उन्होंने 25 30% के आसपास एक्सपोजर ले रखा था। तो उन्होंने कहा था कि मतलब इतना एक्सपोजर मतलब किसी एक शेयर में लेना सही नहीं है। उन्होंने उनको डांट दिया था राकेश झुनझुनवाला जी ने, कि उन्होंने बोला था कि मुझे मत समझा, मुझे क्या करना है मुझे पता है। उन्होंने कहा कि मतलब जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना तो मैं हर चीज़ से अवेयर रहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट के तरफ जाऊँ ना तो एक तो मेरा जो चर्न मतलब इन इनकम है वो बंद हो जाएगा, प्लस मैं इतना अवेयर नहीं रहूँगा। तो हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती है, जो आपको सूट करती है वही करो बाकी। तो चलो आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा ज्ञानबाजी हो गई।